अब उन्हीं वेव्स को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो इंटरफेरेंस के साथ, तो एक ही सोर्स से भी हम इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। अगर आप सिंगल सोर्स यूज करना चाह रहे हो इंटरफेरेंस के लिए तो वो भी पॉसिबल है। उसको बेसिकली पूरे सेटअप को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये था कि सोर्स हम एक ही यूज करेंगे, और उसी सोर्स को जो है वो आप दो उसमें डिवाइड कर दोगे स्लिट्स की हेल्प में। मतलब अगर आपने एक स्लिट कंसिडर की पहले यहाँ सिंगल, और लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी सोर्स रखा, और यहाँ से वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना याद होगा जो ओ लेवल्स में किया था, कि डायफ्रैक्शन में जब आप नैरो से पास करते हो वेव्स को, तो अगर बहुत ज़्यादा वाइडर गैप हो तो आपके पास स्फेरिकल टाइप जो है यानी कर्व शेप बनती है, जिस तरह वेव्स अभी हमने ड्रॉ की है। और अगर बहुत नैरो गैप हो तो नैरो गैप की वजह से वो सेमी सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पे गैप नैरो होने की वजह से वो वेव्स आपके पास सर्कुलर हो जाएंगी, और सर्कुलर होने के बाद फिर हम उसको डबल स्लिट से पास करवाते हैं ताकि उसमें सेम वही इफेक्ट बने, इंटरफेरेंस वाला। तो यहाँ पर वो सेमी सर्कल्स बन जाएंगी, और इसके बाद फिर एक बार और स्लिट लगेगी, और वो स्लिट्स डबल होगी। मतलब पहले एक स्लिट अलग, और फिर दूसरी स्लिट अलग। अब इससे होगा ये कि वो जो हमारे पास एक सोर्स था उसी को हमने दो में डिवाइड कर लिया। सर वेव्स हमारे पास ओरिजिनली सेमी सर्कल्स में नहीं होती। हाँ, लेकिन अब नॉर्मली हमारे पास जरूरी नहीं कि वो सेमी सर्कल्स में हो। और अगर हम क्योंकि स्ट्रेट कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो फ्रंट स्ट्रेट स्लिट रखी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो जो वेव फ्रंट उसको आके टच करेगा, तो वहां तक जो इसका ओपन एरिया है ये वाला सेंटर में, तो यहाँ से आपके पास जितना पार्ट वेव का कवर होके जाएगा, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में मूव कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप सर्कल को भी स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अगर आप सर्कल को बहुत स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो तो ये सेम उसी तरह की एग्जांपल होगी कि जब वो वेव्स यहाँ से पास होगी तो वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रेवल कर रही होंगी। और इसमें आपके पास भले सर्कुलर हो, वो हमारे पास इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सर्कुलर वेव्स लें या डिफरेंट वो वेव्स को कंसिडर करें शेप को। प्रॉब्लम बस ये है हमारे पास कि हमने इसको इंटरफेयर कराना है। ठीक है, तो शेप्स आपके पास कोई भी हो, ठीक है, हमने उसको इंटरफेयर करवाना है, और इंटरफेयर करवाने के लिए उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो बस हम इसलिए डबल स्लिट यूज कर रहे हैं। वेव की शेप इंपॉर्टेंट इतना नहीं है यहाँ पर, आपके पास जो उनका इंटरफेरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये दो उसमें से पास होगी अलग अलग स्लिट से, तो जाहिर सी बात है डायफ्रैक्शन की वजह से वो डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होने की वजह से जब आप इनकी वेव्स ड्रॉ करोगे तो उन वेव्स में आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। और इसी के साथ जो दूसरी वेव होगी वो भी यहाँ से जनरेट होगी। और इसी तरह से पाथ फॉलो होता रहेगा। ठीक है, और आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस इफेक्ट आपको मिल जाएगा एक ही सिंगल सोर्स से। तो इस तरह से भी हम सिंगल सोर्स को हम यूज कर सकते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट के लिए। और यहाँ पर भी फिर आपके पास जो क्रस्ट रफ और सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था कि उसमें से आपने क्रस्ट रफ और ट्रफ को फाइंड आउट किया था, जिस तरह अभी जो लाइंस बनी है हमारे पास,
तो हम इनको मार्क ये कर, सारे क्रस्ट है ना? ये सारी क्रस्ट है, क्योंकि हमने इस बार सिंगल लाइन बनाई है, डॉटेड नहीं बनाई। तो ये हमारे पास सारी क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जिनके बीच में और गैप जहाँ होगा, पे क्रस्ट क्रस्ट मिलते हैं वहां पे कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती इंटरफेरेंस है। होगा। तो इसमें आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल हमें भी कंस्ट्रक्टिव मिल जाएंगे। एक वेव ये थोड़ी सी बीच में खराब हो गई, लेकिन ये है कि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास इंटरफेरेंस बन सकता है। और बस इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आप एक सिंगल सोर्स को भी यूज कर सकते हो इंटरफेरेंस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब इसमें लाइट वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं जो हम सोर्स यूज कर रहे थे। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, उनकी स्पीड सबकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये है कि अब इंटरफेरेंस तो हमने पहले भी कर लिया था, हमने उसमें ये भी देख लिया डायग्राम वाइज कि कैसे क्रस्ट और ट्रफ आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब स्लिट से ये चीज स्क्रीन पर पहुंचेगी, मतलब अगर आप इसके सामने अगर स्क्रीन रखते हो, यहाँ पे हम इसका फाइनल रिजल्ट चेक कर रहे हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर पहुंचने का मतलब ये कि जो सेंट्रल पार्ट होगा वो तो आपके पास बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट बन जाएगा लाइन, ये इसका सेंट्रल पार्ट हो जाएगा जो स्क्रीन पर है। अब कुछ इंटरफेरेंस ऐसा होगा, जिस तरह आप ये वाला पार्ट देखो, अब ये इंटरफेरेंस जो है वो सेंटर से ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा। इसी तरह से कुछ इंटरफेरेंस नीचे की साइड पर भी जाएगा। तो सेंटर से कुछ इंटरफेरेंस वेव्स ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेंगी स्क्रीन पर, कुछ आपके पास जो है वो डाउनवर्ड स्ट्राइक करेंगी। और इसमें होगा ये कि कुछ जगह पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, कुछ जगह पर डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। मतलब अगर हम इस फाइनल वेव को ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें हम, ठीक है। तो आपके पास जब ये इंटरफेरेंस स्क्रीन तक पहुंचेगा, तो स्क्रीन तक पहुंचने के बाद जो स्क्रीन पर हम ड्रॉ करेंगे फाइनल, तो फाइनल वेव्स कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। अब लेट सपोज यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हम उस वेव को ऊपर की तरफ बना देंगे। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर कंस्ट्रक्टिव, और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो स्क्रीन पर वेव ड्रॉ कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपके पास जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा, लेट सपोज अगर हम इसकी बात करें, तो ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा है। तो यहाँ पर हमने वेव को जो है वो मैक्सिमम पीक पर बना दिया, क्योंकि दोनों वेव्स आपके पास सेम उसमें फेज में कंबाइन हो रही है, तो उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये डिस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर कोई आपके पास जो है हाइट आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है यहाँ ये पर वेव हमने बनानी होगी पेपर में? नहीं, वेव बनाने को नहीं आएगी। इसको बनाने का रीजन ये है कि इसमें अभी हमने एक और कॉन्सेप्ट करना है। क्योंकि आपके पास देखो, जब वेव इंटरफेयर करती है ना, तो एक तो जब सेंटर में कर रही है, तो सेंटर में क्या होता है कि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम उस सेंटर से ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ आए, तो जो सोर्स उस पॉइंट के क्लोज होगा, लेट सपोज अगर ये वाली स्लिट है, ये स्लिट वन है, ये स्लिट टू है, तो जो स्लिट वन होगी वो इस पॉइंट के क्लोज है, ठीक है। और जो स्लिट टू है वो इस पॉइंट के क्लोज है। तो जब इंटरफेरेंस होगा, जो स्लिट वन से पास हो रही है वेव और जो स्लिट टू से, और अगर वो नीचे की तरफ आ रही है इस पॉइंट पर, तो स्लिट वन से जो वेव्स पास हो रही हैं तो उन्हें डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर वो आपके पास ऊपर वाले पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही है, तो जो वेव स्लिट टू से पास हो रही है तो उन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या मतलब आप दोबारा दोबारा रिपीट कर सकते हैं बात? इसकी मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि अभी तो यहाँ इंटरफेरेंस बना हुआ है, तो इसमें जो है वो समझ नहीं आएगी, वो मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा। लेकिन उससे पहले बस ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपके पास पॉइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसको आपने ये याद रखना है कि जहां जहां कंस्ट्रक्टिव बन रहा है,
जैसे एक ये वाला कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव बन रहा था, तो जहां कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा उसे हम मैक्सिमा कहेंगे। ठीक है, जब मैक्सिमा की टर्म होगी तो इसका मतलब है वो आपसे कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। और जहां पर ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं, जैसे ये एक डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होगी वो यूज होगी मिनिमा। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है कि मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, और वो जो अब पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है, वो पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि सेम डायग्राम को फॉलो करेंगे। वेव्स अब इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि वेव्स का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, सेम वही इंटरफेरेंस होगा। दोबारा से दो स्लिट्स ड्रॉ करते हैं और इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सर वैसे एएस देना प्रेफरेबल है कि नहीं? प्रेफरेबल मतलब नहीं देना चाह रहे? अच्छा, बस इसमें आपने अब ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर सोर्सेज के बीच में, अब यहाँ पर स्क्रीन थी और दो हमारे पास स्लिट्स थी। अब इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस बनेगा, वो पाथ डिफरेंस वाली बात ये थी कि लेट सपोज अगर आप ऊपर वाला मैक्सिमा ले लो या नीचे वाला मैक्सिमा ले लो, कोई भी कंसिडर कर लो, एक ही बात है। अब लेट सपोज अगर हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करें, तो जो लाइन स्लिट वन से पास हो रही है, मतलब जो वेव यहाँ से मूव कर रही है इस पॉइंट तक, तो उसका डिस्टेंस तो ये होगा। ठीक है, और जो लाइन ट्रैवल करती हुई आएगी, वेव जो ट्रैवल करती हुई आएगी स्लिट टू से, तो उसका डिस्टेंस जो है वो स्लिट वन वाली वेव से ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है, अब उनको अगर इक्वल करना हो या उनका पाथ डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना हो, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट ये है कि जहां आपके पास स्लिट वन थी, आप स्लिट वन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, जो कि यहाँ से ड्रॉ होगी, और वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी स्लिट टू वाली लाइन जो वेव पास हो रही थी उसके। आप बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कंसिडर करोगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन आपको ये रिप्रेजेंट। मैक्सिमा गिवन होता है ना क्वेश्चन में? हाँ, मैक्सिमा भी, इसका फॉर्मूला भी आएगा। ऑर्डर वैसे बेसिकली इसका होता है, वो ऑर्डर गिवन होता है कि कौन सा ऑर्डर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल लाइन 90 डिग्री पे बनेगी। तो ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से जो है वो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा। और इसमें हमने पहले ये चीज की थी एक डिस्कस, कि आपके पास लाइट वेव्स जो है वो इंटरफेरेंस जब करती हैं, तो लाइट वेव्स एक तो कोहेरेंट होती हैं, और दूसरा मोनोक्रोमैटिक होती हैं। कोहेरेंट का मीनिंग याद है? सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस इनका सेम होता है। और मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये हुआ कि एक ही वेवलेंथ होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, तो लाइट आपके पास जो भी हम इंटरफेरेंस में यूज करते हैं, कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक होती हैं। और दूसरा ये कि ये जो अब हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ रहा है, तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, अगर लेट सपोज किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और वहां पर आपने पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है कि आपको उसका ऑर्डर नंबर पता हो, और उस ऑर्डर नंबर को आप मल्टीप्लाई करा दोगे सिंपल वेवलेंथ से। ठीक है, एन जो है वो यहाँ पर ऑर्डर होगा कि फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा है, थर्ड मैक्सिमा है। अच्छा, एक वेव के काफी ज्यादा मैक्सिमाज हो सकते हैं? अब ये ना कि जितना इंटरफेरेंस होगा ना, उतने मैक्सिमा मिनिमा बनते जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली। क्योंकि जितनी आप उसको स्क्रीन तक लेकर चले जाओ, जितना आप स्क्रीन दूर कर दोगे, तो वेव्स उतना कोलिशन ज्यादा कर पाएंगी, इंटरफेयर ज्यादा कर पाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो, एक दो तीन चार तो हमने ड्रॉ कर दिया, अगर मैं इस स्क्रीन को और दूर बनाता,
तो वेव्स और एक्सपेंड होती और उसकी वजह से आपके पास मैक्सिमा भी और बन जाते और मिनिमा भी। सर जब सेम नंबर ऑफ वेव्स आपस में टकराएं तब मैक्सिमम बनता है ना। लाइक अगर थर्ड वेव है एक सोर्स से और दूसरी सोर्स से भी थर्ड वेव है, अगर जब वो आपस में इंटरफेयर करें तब मैक्सिमम बनता है। हाँ, उसमें इसलिए हम इसको जो है वो कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक रख रहे होते हैं, वरना फिर ये होगा कि वेव्स भले कोई भी आपके पास कंबाइन हो रही होंगी, ठीक है, लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम रखने का रीजन ये, ताकि सेकंड वेव जो आपके पास स्लिट वन से आ रही है या सोर्स टू की आ रही है, तो वो थर्ड वेव सोर्स वन से ही कंबाइन होगी। तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रखने का रीजन ये होता है, ताकि आपके पास इंटरफेरेंस जब होगा तो उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी इक्वल नंबर ऑफ वेव्स के साथ होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, और वो हम यूज करते हैं एन प्लस हाफ लेमडा। और इसमें भी एन उसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा कि मिनिमा किस ऑर्डर का वो आपको दे रहे हैं, 0 1 2 3 4। तो ये आपके पास जो है वो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। और बाकी चीज़ें तो आपको सारी पता है इंटरफेरेंस में, कि अगर सेम क्रस्ट से क्रस्ट कंबाइन होगा तो कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ से ट्रफ कंबाइन होगा तो डिस्ट्रक्टिव। तो वो सारी चीज़ें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आपको आइडिया है। अब जो इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, वो लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसे होती है। और इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो फॉर्मूला है फाइनल, अब वो फाइनल फॉर्मूला ये है कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, जो स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। ठीक है, यानी कैपिटल डी का मतलब ये हुआ कि आपके पास वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है। ठीक है, और एक डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है, ये वाला। और ये डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों स्लिट्स को। तो जो दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ठीक है, तो जो दो स्लिट्स का डिस्टेंस होगा उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, और जो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद जो लैम्डा होगा, लैम्डा वेवलेंथ है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। इस फॉर्मूला से हमें मिल क्या रहा है? अब इसमें आपके पास देखो, एक तो वेवलेंथ आ गई, आप या तो वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, आप वरना दो स्लिट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप वो कर सकते हो, कि अगर आपको इस वेवलेंथ की वेव चाहिए तो आपने स्लिट का डिस्टेंस ये रखना है। और उसके साथ आएगा एक्स। अब x यहाँ पर एक क्वांटिटी नहीं है, x हमने यहाँ पे अभी तक डायग्राम में नहीं लिखा है। x का मतलब ये होगा, ये आपको बताएगा फ्रिंज डिस्टेंस बिटवीन, अब जिस तरह से आपके पास दो जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था या दो जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेंगे। ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये, फ्रिंज क्या मतलब? फ्रिंज का मतलब ये है कि जब हम शेडो बनाते हैं ना, अब लेट सपोज आपके पास इसकी जो फाइनल वेव बनेगी, वो वेव जो हमने बनाई है क्रस्ट और ट्रफ, वो तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को शो करने के लिए बनाई है। लेकिन अगर आपको रिपल टैंक याद होगा, रिपल टैंक में हम क्या करते थे कि उसमें ऊपर बल्ब लगाते थे, और वेव का जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे ग्राउंड पे नजर आता था। तो उसमें क्या होता था, कुछ पार्ट डार्क होता है और कुछ पार्ट जो है वो ब्राइट नजर आता है। मतलब अगर आप इस पे ड्रॉ करना चाहो तो आप इस पे इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दोगे, कुछ डिस्टेंस पे डार्क कुछ डिस्टेंस पे ब्राइट।
इस तरह से। तो अब आप इसमें देखो जहां पर ये हमें डार्क नजर आ रहा है, ये डार्क फ्रिंजेस, यानी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ये डार्क फ्रिंज बना है। और ये जो सेंटर में इसके ब्राइट रीजन आ रहा है व्हाइट, ये आपके पास जो है वो ब्राइट रीजन है, इसका मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो ये आपके पास फ्रिंजेस होते हैं। तो जो एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस होगा, या एक डार्क फ्रिंज दूसरे डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा, उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। मतलब लेट सपोज अभी इस डायग्राम में यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हो रहा था, तो इनका जो डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। ठीक है, ये दोनों ब्राइट हैं, ये भी ब्राइट है और ये भी ब्राइट है। ठीक है, तो ब्राइट और ब्राइट या डार्क और डार्क का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो वो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा एक्स के लिए। और डी जो है वो स्लिट का डिस्टेंस हो जाएगा, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और ए जो है वो आपके पास वो भी डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें सारी क्वांटिटीज जो है वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ए भी लेंथ है, एक्स भी लेंथ है, डी भी लेंथ है, वेव लेंथ भी आपके पास लेंथ है लैम्डा। तो सारी वैल्यूज इसमें लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आपके पास आ गई वेव लेंथ। अब इसमें कोई भी अननोन क्वांटिटी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो ये आपके पास जो है वो यंग डबल स्लिट का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, मतलब जहां मर्जी इंटरफेरेंस हो जाए कंस्ट्रक्टिव, तो स्क्रीन पे उसी पॉइंट के ऑपोजिट वहां पे ब्राइट ब्राइट होगा हाँ। स्क्रीन पे। हाँ, ब्राइट भी मिलेगा, डार्क भी मिलेगा, अब आपकी मर्जी है, वो आपसे कोई भी पूछते हैं, कोई भी लेट सपोज फ्रिंज का पूछें, तो वो आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, बस इसमें अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग रह गया। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी ये होता है कि अगर आपके पास जिस तरह ये जो फ्रिंज वाली डायग्राम बनी है यहाँ पर, उसमें हम ग्लास यूज करते हैं। ग्लास या प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो कोई भी, और उस पे ये होता है कि जिस तरह स्क्रैचेस होते हैं ना, तो आप रेगुलर उस पे जो है ना वो स्क्रैच बने हुए होते हैं मल्टीपल, मतलब 1000 में वो लाइंस होती हैं एक छोटे से पीस पर भी। तो ये होता है कि जब लाइट उसमें से पास होगी, तो उसमें भी डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, डाइवर्ज होना शुरू होगी। तो वो कॉन्सेप्ट भी जो है वो हमने यूज करना है, कि लाइट जो डायफ्रैक्ट हो रही है वहां पर एक ग्रेटिंग एलिमेंट से, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। और उसमें भी यही ऑर्डर का सीक्वेंस आता है, वहां पर भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, उसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो वो कॉन्सेप्ट आपके पास अलग है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले कुछ दो तीन, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर जो है वो ग्रेटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये 2022 का है। और आपको पता है कि हर साल के फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेव्स का ही होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा आपको। तो आप हर पेपर का अच्छा, जो है वो, ऑर्डर ये पहले से सेट हुआ होगा। हाँ, क्योंकि वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस सेट है, आप हर साल के पेपर में देखोगे मोस्टली जो है वो आपको क्वेश्चन 5 जो है वो 99% जो है वो इसी चैप्टर से मिलेगा। और 6 क्वेश्चन जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कभी कोई दो क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने, या किसी एक वेरिएंट में थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी, तो नंबर आगे पीछे होता है। वरना 99% आपको हर पेपर के क्वेश्चन 5 में ये वेव्स का ही क्वेश्चन नजर आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? आपके पास इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम जो है वो 7 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो आपके पास पहले होता था बहुत, लेकिन अब आप जितने भी पेपर्स देखोगे लेटेस्ट, उन सब में जो है वो आपको 7 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप ये देखो, अगर आप इसका पहले से स्टार्ट करो बिल्कुल, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया,
ठीक है, ये आपका वही बेसिक क्वांटिटी से रिलेटेड है सारा, मेजरमेंट से। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह है सब उससे रिलेटेड आ गया। फिर नंबर 3 आपके पास जो है वो मोमेंटम, फोर्सेस और इनसे प्रेशर से रिलेटेड कंबाइन क्वेश्चन। फिर उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी। फिर उसके बाद वेव्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी और फिर न्यूक्लियर। तो 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आपके पास है एक कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहला पार्ट है कि स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। अच्छा, ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको याद होगा हमने स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स में किया था कि वेव्स आपके पास भी। स्टेशनरी वेव्स का एक एंड फिक्स होता है हम्म, और और दूसरा एंड से वेव जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास स्टेशनरी वेव बन रही है तो एक फिक्स एंड वाली भी आप लिख सकते हो। वरना आपके पास जो है वो एक ही वेव अगर रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है जिस तरह रिपल टैंक में होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो वेव्स की भी अगर आप बात करते हो। हम प्रोग्रेसिव वेव को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? प्रोग्रेसिव वेव आपके पास नॉर्मल होती है जिसमें आपके पास लिमिटेशंस नहीं होती। जो हम पहले पढ़ते आए ना ट्रांसवर्स वेव्स, वो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। जिसमें आप लिखोगे कि पार्टिकल की वाइब्रेशन और प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होती है और उसमें एनर्जी जो है वो आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है। इसमें नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो होता है। हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास जो है हमने इसको लिमिटेड कर दिया तो ये फॉरवर्ड प्रोपगेट नहीं कर पा रही। ठीक है, तो सेम स्पीड पे और ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर वो एक्ट करती हैं या ओवरलैप करती हैं तो इस तरह भी आप स्टेशनरी वेव जनरेट कर सकते हो। वरना सेम वेव आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की हो और वो वॉल से जाके रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है लिखने के लिए आपके पास इसमें। और सेकंड में ये है कि स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन अ स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। अच्छा, अब नोड्स कहाँ पे बनती हैं? जब वो बिल्कुल वाइब्रेशन। वापस आ जाए वो अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे। हाँ, तो जब हम वेव्स बनाते हैं नॉर्मली, तो जब बिल्कुल आपके पास जो है वो उसमें वाइब्रेशन जीरो हो जाए, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो, तो उस पॉइंट पे बनती है नॉड। तो वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा आई गेस। नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दो वेव्स हैं अगर, तो जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है और जो फॉरवर्ड जा रही थी, तो उन दोनों का जो एंगल होगा वो दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई आपको वाइब्रेशन मिल ही नहीं रही है, तो वहां पर कोई ओ, चेंज आए। एंड एंटी नोड पे 180 होता है। हाँ, उस पे आपके पास जो है वो मैक्सिमम की वजह से फिर उसमें हमारे पास चेंज हो जाता है वो। और नॉट पे कुछ आपको जो है मूवमेंट नजर नहीं आती, तो इसलिए वहां पर हम एंगल का चेंज भी नहीं लिखते। अच्छा, अब इसमें ये है कि आपको याद होगा वो डॉपलर्स इफेक्ट किया था, तो अब ये डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड है। तो अब आपने इसमें बस केस चेक करना है कि कौन सा वाला है। अब मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग एट 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास सोर्स की। Along a straight road, the rider of the motorcycle sees the pedestrian standing in the road directly ahead and operates a horn to emit a warning sound. अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। The pedestrian hears the warning sound from the horn at a frequency of 543। ठीक है, अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर को सुनाई दी, जो वहां पे खड़ा था, तो उसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो 543 थी। और स्पीड ऑफ साउंड आ गया आपके पास 334।
इसको हम सिंपल वी लिखते हैं। और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द हॉर्न। अब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जो उससे सुनाई दी ऑब्जर्वर को। इसका मतलब है आपने एफ फाइंड आउट करना है सिंपल। इसका मतलब ये है कि अभी जो सोर्स है वो सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ। तो आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सोर्स मूव कर रहा हो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ इज इक्वल्स टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है। और अगर आप अवे जा रहे होगे तो उसमें क्या होगा कि आप इसे प्लस कर देते हो। तो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपने इसे कैलकुलेट करना है और फाइनल आपके पास जो आंसर होगा उसको बस थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। आपने जो है वो ये माइनस क्यों यूज कर रहे हैं वैसे? जब माइनस यूज करते हैं, माइनस का कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब आपके पास जो है वो जो सोर्स होता है वो टुवर्ड्स लिसनर मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर। ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वर है आपका, आप अगर उसकी तरफ आ रहे हो, जिस तरह हम स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन हमारी स्टेशन की तरफ आ रही है। ठीक है। तो उस वक्त जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम माइनस का यूज करेंगे। और जब आप स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो उस वक्त आप प्लस लगाओगे यहाँ पर। ठीक है। प्लस तब लगता है जब आप अवे फ्रॉम लिसनर मूव कर रहे हो या ऑब्जर्वर भी कह सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्योंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो पेडेस्ट्रियन के पास आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये माइनस वाला यूज कर रहे हैं। अगर वो उससे दूर जा रहा होता तो फिर हम प्लस वाला यूज करते। ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, फिर आप नेक्स्ट ज्वाइन बैक करोगे तो फिर हम इसको अभी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है।